हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं 12 केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो हम देखते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम क्वेश्चन के साथ इनका हल देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हम एक दो क्वेश्चन उठा रहे हैं जो कि आपको सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा क्या, ऐसे विलयन जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में, ऐसे विलयन जिनका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, संघटन समान होता है। तो ऐसे विलयन जिनका द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन क्या होता है, समान होता है, ऐसे विलयनों को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे विलयनों के जो गुणधर्म होते हैं, इनमें क्वथनांक जो होता है वो स्थिर होता है। ऐसे विलयनों का क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में, अगर संगठन समान रहता है तो इनके क्वथनांक जनरली क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इनको स्थिर क्वथी या फिर क्वथनांकी कह सकते हैं, विलयन कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन या स्थिर क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वांट हाफ गुणांक आई में संबंध। तो ये क्या होता है, वियोजन की मात्रा को किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं, और आई जो होता है वांट हाफ गुणांक होता है, इसमें संबंध क्या होता है? तो आप जनरली जानते हैं कि वियोजन की मात्रा जो होती है वो वियोजन के उपरांत अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर वांट हाफ गुणांक क्या होता है, यहाँ पर भी गुणांक में भी अगर देखें तो वियोजित अणुओं की संख्या और आयनों की संख्या ले लेते हैं। तो वियोजन की मात्रा से आप समझ रहे होंगे कि कोई अगर पदार्थ का विलयन बनाया गया है और उसमें कुछ अणु अगर आयनों में टूट रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, वियोजित अणुओं की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ले सकते हैं हम क्या, अल्फा बराबर हो जाता है, अल्फा क्या होता है, वियोजन की मात्रा होती है, और अल्फा बराबर होता है वांट हाफ गुणांक में से अगर हम 1 घटा दें, वांट हाफ गुणांक आप जानते होंगे क्या होता है, वियोजित अणुओं की संख्या तथा बटे वियोजन के उपरांत वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। जैसे कि अगर हम Cl2 का देख लें तो CaCl2 का वियोजन कितना हो जाता है, तो इसका हो जाता है Ca++ और 2Cl माइनस बन जाते हैं। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या वियोजन से पहले कितनी है, 1 है, और यहाँ अणुओं वियोजन के बाद कितनी है, 3 है। 2 ये और 1 ये है, तो 2 अणु ये हैं, 1 अणु ये है, तो 3 हो जाते हैं। अब इसमें आई क्या निकालते हैं, तो 3/1 कर देते हैं। तो इस तरह से वांट हाफ गुणांक हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वांट हाफ गुणांक I-1 करेंगे और बटे इसको हम मोलों में से अगर 1 घटा दें तो जो हमारा सूत्र बन जाता है, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा और वांट हाफ गुणांक में संबंध कहा जाता है। ये हो जाता है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं इसके बाद। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, फिनॉल दिया गया है, फिनॉल में CO2 डाला गया है और क्षारीय माध्यम में डाला गया है NaOH के साथ में 40 डिग्री सेल्सियस पर। तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट A बन रहा है, जिसको अम्लीय माध्यम में जल से क्रिया कराते हैं, यानी जलगुणन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, B प्रोडक्ट बनता है, और इसको ये AC2 का AC2 और O लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो C बनता है। आइए देखते हैं इसमें क्या बनता है। ये फिनॉल हो जाता है, फिनॉल की क्रिया करवाएंगे किससे हम, ये फिनॉल हो जाता है, इसकी क्रिया CO2 से करवाएंगे, COO या CO2 से करवाएंगे। तो आपको पता है ये स्टार्ट का जो मैकेनिज्म होता है ये कार्बील एंगल से मिलता हुआ है, सिमिटिक क्रिया से मिलता जुलता है, कॉल्बे सिमिटिक क्रिया से मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पर 2NaOH भी डालेंगे, 2NaOH।
अब यहाँ का H और ये CO2 यहाँ पर जुड़ जाएगी, यहाँ पर भी एक H होता है आपको पता है, ये COOH यहाँ COO हो जाएगा और H यहाँ से निकल जाएंगे, एक H यहाँ का और एक H यहाँ का निकलेगा, दो OH हैं तो यहाँ पे H2O बना लेंगे, तो यह बन जाएगा क्या, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर O है, H हटेगा, यहाँ पर इसका Na आ जाएगा, ONA हो जाएगा, और यहाँ पर H था वो हट जाएगा तो COO और एक Na आ जाएगा यहाँ भी, ये Na हो जाता है। अब इसको चाहे तो आप अरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके दो OH और इसका H और ये H, 2H2O बाहर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये अरेंज करेंगे तो इसमें अगर अम्लीय माध्यम डालते हैं तो दोनों H क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और यहाँ पर आ जाता है OHCOOH, जो कि क्या हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल हो जाता है। अब इस सैलिसिलिक अम्ल को हम क्रिया कराएंगे आगे चल के, तो यहाँ पे अगर हम क्या डाल दें, 2HCl डाल दें या H2SO4 डाल दें, 2HCl डाल देते हैं, कैसे, तनु, तो ये HCl जो होते हैं ये Na को और इस Na को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, 2NaCl बन जाएगा, तो ये आपका उत्पाद हो जाता है क्या, बी उत्पाद बनेगा। तो ये पहला उत्पाद बन गया और ये हो जाएगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल हमारा बी उत्पाद हो जाएगा, ये OH और ये COOH हो जाता है। अब इसको अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवा देते हैं, CH3COO CH3CO, तो यहां से क्या होता है, ये CH3COO और ये वाला H निकल जाता है। कौन सा H निकलेगा आपको ध्यान रखना है, तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, ये वाला CH3 हम नीले से कवर कर रहे हैं इसको, ये और ये H ये निकल जाएंगे, तो आपको पता है क्या बन जाएगा, हम थोड़ा ऊपर मिटा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं टर्न करके। तो ये जो पदार्थ बनेगा यहाँ पर, तो ये CH3CO समूह यहीं पर जुड़ जाएगा रिंग के ऊपर, ये COOH यही रहेगा जो कि था, ये वाला H हटेगा तो यहाँ पर CH3CO लग जाएगा, एक O पहले से है और ये वाला आ जाएगा CH3CO, यानी ये आ जाएगा CO और ये CH3, ये समूह जुड़ जाएगा। अब ये आपका C प्रोडक्ट बन जाता है, और इस C प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, इसका नाम एस्पिरिन होता है। क्या होता है, इसका नाम एस्पिरिन होता है, तो इसका नाम एस्पिरिन हो जाता है, एस्पिरिन या एस्पिरिन कह सकते हैं। ये हो जाता है एस्पिरिन और ये सैलिसिलिक अम्ल हो जाता है, और ये क्या होता है, फिनॉल होता है, फिनॉल फिनॉल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये सोडियम सैलिसिलेट कह सकते हैं इसको, दो सोडियम है ध्यान रखिएगा, तो सोडियम सैलिसिलेट सैलिसिलेट और ये सैलिसिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, ये सैलिसिलिक अम्ल, ये सैलिसिलिक अम्ल हो जाता है और ये एस्पिरिन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन हमारे ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा D4 प्रबल लिगेंड के लिए, यानी अगर प्रबल लिगेंड चुंबकीय क्षेत्र में D4 ऑर्बिटल है किसी मेटल का, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। अब आपको यहाँ से जानना ये जरूरी है कि अगर प्रबल लिगेंड होगा तो प्रबल लिगेंड किस पर ज्यादातर कार्य करता है, 6 समन्वयिक पर या 4 समन्वयिक पर। तो हम यहाँ पे बात करें अगर, तो अगर लिगेंड की संख्या 4 समन्वय है तब, और लिगेंड की संख्या अगर 6 समन्वय है तब, तो लिगेंड आपको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, समन्वय संख्या के आधार पर जो इंटर में आपके रखे गए हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं 4 समन्वयी यानी चतुष्क समन्वयी, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा हो जाते हैं ये सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये 2 बातें होती हैं, आप 2 प्रकार के पहले समन्वय को समझिए। अगर अब हम d ऑर्बिटल को बनाएं तो इसमें कितने लिगेंड होंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये जनरली होता है D4 क्या, ये लगभग 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पूछा जाता है, 6 समन्वय संख्या जिसकी होती है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है, जब प्रबल लिगेंड दे देता है तो आपको पता चल जाता है कि प्रबल लिगेंड तब होता है जब S, P और D
तीनों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। प्रबल लिगेंड कब कार्य करता है? जब प्रबल लिगेंड होता है तो जो आंतरिक कोश के डी ऑर्बिटल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर देता है। अब कंडीशन देखिएगा जरा इस वाले डी की, तो हम अगर बात करें, अगर इसको हम डी मान लें, D4 मान लेते हैं, तो इसको ऑर्बिटल बनाते हैं, हम यहां पर बना रहे हैं, ये हो जाता है डी के 5 ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 4, 1 2 3 4। अब अगर हम मान लें कि ये n-1 का डी है, तो इधर NS और NP भी तो मौजूद होगा। n बराबर बाह्य कोश और ये बाह्य कोश से अंदर का है, यानी कि ये अगर नाभिक है, इसके बाह्य को तीसरा कोश अगर ये n-1 है तो इसके बाहर एक कोश होगा क्या? n। हम इसकी बात और इसकी बात कर रहे हैं। n-1 का अगर d ऑर्बिटल यहाँ का ले लिया है, इस वाले का अगर d ले लिया है, तो यहाँ के s और p भी होंगे, आपको पता है। तो ये वाला बाह्य कोश का जो ऑर्बिटल होता है, ये यहाँ पर अभी इनको हम खाली रखते हैं, क्योंकि ये बाह्य कोश खाली बड़े होते हैं, ये आपको पता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे कैसे चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, क्या 4 इलेक्ट्रॉनों को, अब ऐसे जनरली देखा जाए तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? म्यू बराबर √n और ब्रैकेट में n+2 होता है और इसका मात्रक होता है बोहर मैग्नेट। तो इस फार्मूले से आप क्या निकालेंगे? चुंबकीय आघूर्ण तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों को देखकर निकालते हैं तो ये आंसर आपका गलत हो जाता है। कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये 4 समन्वय संख्या रखता, अगर ये 4 रखता तो आपको पता है एक ऑर्बिटल s में गिर जाता, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड के लोन पेयर यहाँ पर आ जाते हैं और बाकी 3 जो बचे हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो यहीं पर पूरी हो जाती। फिर प्रबल लिगेंड का कोई मतलब नहीं बचा, प्रबल और दुर्बल से कोई मतलब नहीं बचता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन आता तो यहाँ पर आ जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है वो लिगेंड प्रबल है और प्रबल लिगेंड के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है और ये 6 समन्वय के लिए होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जंप करके इधर आ जाएगा, ये जोड़े में आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं क्या? अनपेयर्ड। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, बाकी ये 6 समन्वय है तो 6 लोन पेयर आपको पता है ये कहाँ भरे जाएंगे, तो ये आने बाकी शेष कोषों में भर दिए जाते हैं। 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे जोड़े में, तो एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, चौथा, पांचवा और छठा, तो इसका संकरण बन जाएगा क्या? D2sp3, क्योंकि D में 2 ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखिए D और ये वाला S है और ये P है, तो P के 3 है, S का 1 है और D के 2 ऑर्बिटल है, तो D2sp3 संकरण बन जाता है। और ऐसे में हम देखें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचती है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर बच रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो 2 बचते हैं। इसका बोहर मैग्नेट अगर हम निकालना चाहें तो म्यू बराबर क्या लिखेंगे? √2 ब्रैकेट में 2+2, तो ये हो जाता है क्या? अंदर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? √8, और जिसकी वैल्यू होती है लगभग 2.84 बोहर मैग्नेट। ये आपको ध्यान रखना होता है, तो ये आ जाती है इसकी वैल्यू। किसके लिए होती है? तो इस 6 समन्वय का लिगेंड जनरली पूछा जाता है, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दे देता है, और अगर आप ऐसे कर दिए तो ये आपका आंसर फिर गलत आ जाता है। अगर 4 से कर रहे हैं तो आपका गलत आंसर आएगा, इसलिए आपको कैसे करना है ध्यान रखना। ये जो प्रबल लिगेंड के लिए पूछा जाता है तो ये 6 समन्वय के लिए होता है, और 6 समन्वय में आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा? अगर लिगेंड प्रबल क्षेत्र में है, प्रबल लिगेंड के क्षेत्र में अगर संकुल यौगिक बना हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन एक जंप करके जाएगा, 2 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम खाली हो जाएंगे और 4 इधर के मिल जाएंगे, तो 4 और 2 6, अर्थात 6 समन्वयी लिगेंड हो जाता है हमारा। तो ये क्वेश्चन आपका था। अब आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में कौन सी एमीन NaNO2 अर्थात नाइट्रस अम्ल, यहाँ पे HNO2 करिएगा, HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके N2 मुक्त नहीं करती, N2 नाइट्रोजन मुक्त नहीं करती। तो पहली बात तो आप जान लीजिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्राथमिक एमीन क्या होती है, द्वितीयक एमीन क्या होती है, तृतीयक एमीन क्या होती है, तो आपको बता देते हैं। ये एमीन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया जो होती है वो 3 हाइड्रोजन रखती है और एक लोन पेयर रखती है, आपको पता है, तो ये हो जाती है अमोनिया। ये क्या हो जाती है? अमोनिया।
अमोनिया। और दूसरा हो जाता है अगर N के एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या लग जाए, R लग जाए, एक R लग जाए, अर्थात यहाँ पर मैंने ये वाला H हटा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, R लगा दिया, तो ये एल्किल समूह होता है। और ये एल्किल समूह एक अगर है, नाइट्रोजन से अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। और इसमें दो नाइट्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते हैं, इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। दूसरा हो जाता है N, और ये एक R और लगा देते हैं हम यहाँ पर, H को हटाकर, यहाँ पर आपको पता है यहाँ H है और इसको हटाकर इस वाले के साथ R पहले ही आ चुका है, यहाँ पर भी R लगा देते हैं। तो ये दो R अगर एक नाइट्रोजन को घेरे हुए हैं तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन बोलते हैं। और इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, दो R मौजूद होते हैं, एक लोन पेयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है। अगला होता है N, और यहाँ तीनों पर सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं और क्या लग जाता है, R लग जाता है, तीनों पर R लग जाता है। अब अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ये क्या होता है, ये 3 डिग्री एमीन होता है, तृतीयक एमीन होता है। ये क्या होता है, तृतीयक एमीन होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में अगर बात करें, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में नाइट्रस अम्ल से कौन क्रिया करता है, तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रस अम्ल से वह अमोनिया एमीन क्रिया करती है जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये क्रिया करेगी, और ये इसके पास भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, ये भी क्रिया करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर तृतीयक एमीन में आप देख सकते हैं नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने के लिए एक भी हाइड्रोजन क्या है, नहीं मौजूद है, इसलिए ये क्रिया नहीं करेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। H होना चाहिए अगर नाइट्रस अम्ल क्रिया कर रहा है, क्योंकि नाइट्रस अम्ल इसके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन के परीक्षण देता है। तो ये नाइट्रोसो अम्ल बना लेते हैं, नाइट्रोसो एमीन देते हैं। तो इनका अगर एमीन का सूत्र पूछा जाए तो अमोनिया का सूत्र हो जाता है NH3, प्राथमिक एमीन का सूत्र हो जाता है RNH2, द्वितीयक एमीन का हो जाता है R का होल ट्वाइस NH, और तृतीयक एमीन का सूत्र हो जाता है R का होल थ्राइस N। तो ये देख सकते हैं आप, ये तृतीयक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, और ये प्राथमिक एमीन, और ये अमोनिया है। तो इन सभी में, हालांकि क्षारीय तो सभी हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो क्षारीय में अगर बात क्रम की आती है तो प्राथमिक एमीन जो होता है और द्वितीयक एमीन से कम क्षारीय होता है, और यहाँ पर तृतीयक एमीन भी द्वितीयक एमीन से कम क्षारीय हो जाता है। तो इनका एक क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से कौन सा एमीन ज्यादा क्षारीय होता है। तो जब बात आती है क्षारीयता की, तो इसमें हम क्या रखते हैं, तो अगर R के जगह पर मेथिल लगा हो तो ये हो जाता है क्या, CH3NH2, और ये मेथिल अगर है तो ये प्राथमिक एमीन जो होता है वो ज्यादा क्षारीय होता है, कम क्षारीय होता है, किसके अपेक्षा, द्वितीयक और तृतीयक की अपेक्षा, तो ये कम क्षारीय होता है। अब इससे ज्यादा क्षारीय कौन होता है, वैसे तो द्वितीयक होना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा क्षारीय होता है, द्वितीयक जो होता है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। इनका क्षारीयता का क्रम अगर हम तृतीयक के क्रम में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, R का होल ट्वाइस NH, ये प्रबल क्षारीय होता है, इसके बाद आएगा क्या, R का होल थ्राइस N, और इसके बाद आएगा RNH2, ये हो जाता है, और इसके बाद आता है क्या, अमोनिया NH3, और इसके भी बाद अगर हम पूछें तो आ जाता है क्या, C6H5NH2, ये होता है एनिलीन होता है। तो इनका क्रम हो जाता है क्या, अब यहाँ पे देखिएगा तृतीयक एमीन होना चाहिए था पहले, ये होना चाहिए था यहाँ पर तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, उसके बाद अमोनिया, फिर यह होता है एनिलीन होता है। लेकिन यहाँ पर तृतीयक के पास इतना क्लाउड हो जाता है, आप देख सकते हैं, ये अगर CH3 इसको हम मान लें तो ये H इतने ज्यादा फैले हुए होते हैं कि इस लोन पेयर को त्याग करने में इसको समस्या होती है, इसलिए इसकी क्षारीयता थोड़ी कम हो जाती है। लोन पेयर त्याग न होने के कारण, क्योंकि आपको पता है लुईस क्षार होते हैं सभी,
जो लोन पेयर देते हैं, लोन पेयर देने वाले यौगिक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ऐसे में लोन पेयर इसका त्याग न होने के कारण इसकी क्षारीयता थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए द्वितीयक से कम क्षारीय हो जाता है और द्वितीयक इससे ज्यादा क्षारीय हो जाता है। फिर इसके बाद आता है प्राथमिक, उसके बाद एमीन, फिर आता है एनिलीन। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है क्या, आर की जगह अगर CH3 है तब ये क्रम चलता है। अगर C2H5 या अन्य कोई एल्किल समूह आप ले रहे हैं तो ये और भी क्षारीयता में कम हो जाता है, तब प्राथमिक एमीन और पहले आ जाता है, द्वितीयक और पीछे चला जाता है। इसका कारण होता है एल्किल समूह में कार्बन की संख्या का बढ़ना। तो आई होप कि हमारी ये 4-5 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके फायदे की है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसके बाद हम आपको आगे की सीरीज और देने वाले हैं। थैंक यू, गुड बाय।